नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी को कवर करने की सीरीज में हमने एनसीईआरटी के क्लास 6 की बुक को शुरू किया था। इसमें हमने अभी तक साइंस और हिस्ट्री इन दो बुक्स को कवर कर लिया है। हमने ज्योग्राफी को शुरू किया था और ज्योग्राफी में भी हमने दो चैप्टर्स को अभी तक कंप्लीट कर लिया है। और आज ये जो हमारा तीसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर हमारे क्लास 6 की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर होगा। और इस चैप्टर में हम अपने पृथ्वी के ऊपर के स्थल रूपों के बारे में और अलग अलग स्थल रूपों पे किस प्रकार का जीवन पाया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा ये डिस्कशन है, उसमें हम 2 सवालों के जवाब ढूँढेंगे। सबसे पहला कि हमारे पृथ्वी पे स्थल रूपों के कितने प्रकार हैं और उन अलग-अलग स्थल रूपों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? और दूसरा कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो प्रत्येक स्थल रूप हैं, उनके क्या-क्या अवसर हैं और उनके साथ क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? उदाहरण के लिए आप समझिए कि हमारे पृथ्वी पर जो भी स्थल रूप हैं, उनको मुख्यतः 3 भागों में बाँटा गया है: पर्वत, पठार और मैदान। तो इन तीनों प्रकार के स्थल रूपों के क्या-क्या अवसर हैं, यानी पर्वतों में जाने पे किसी भी व्यक्ति को क्या अवसर मिलते हैं और क्या चुनौतियाँ मिलती है, तो हम एक-एक करके इन सभी प्रकार के जो स्थल रूप हैं, उनके अवसर और चुनौतियाँ इन दोनों के बारे में समझेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, हमारे पृथ्वी के ऊपर कितने प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं, इस बात को समझने से पहले हमें स्थल रूप क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। तो स्थल रूप और कुछ नहीं है, बल्कि हमारे पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। और जिस स्थल रूप को आज हम अपनी नग्न आँखों से देखते हैं, वो किसी 1 साल में नहीं बना, किसी हज़ार साल में नहीं बना, बल्कि लाखों वर्षों में इन्होंने अपने वर्तमान स्वरूप को आकार दिया है। तो इस तरीके से जो स्थल रूप है, वो हमारे पृथ्वी की सतह का भौतिक स्वरूप है। ठीक बात है? और ये सारे के सारे स्थल रूप हमारे जीवन को बहुत ही अलग-अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। किस तरीके से कौन-सा स्थल रूप प्रभावित करता है, हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अगर हम दोस्तों स्थल रूप के प्रकार की बात करें, तो हमारे पृथ्वी के ऊपर आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्थल रूप देखने को मिलते हैं। पहला है पर्वत, दूसरा है पठार और तीसरा है मैदान। हम इन तीनों के बारे में बहुत ही सेपरेटली डिस्कशन करेंगे, तो एक-एक करके हम तीनों को समझते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं पर्वत के बारे में। पर्वत क्या है? दोस्तों, हमारे पृथ्वी के ऊपर के ऐसे स्थल रूप जो अपनी आसपास की भूमि से काफ़ी ऊँचे हैं, उनको हम पर्वत कहते हैं। पर्वत किसी भी स्थल रूप जो कि ऊँचा है हम उसको नहीं कह सकते। पर्वत की एक विशेषता होती है। विशेषता क्या होती है? जो भी पर्वत होंगे उनका आधार काफ़ी चौड़ा होगा। इनके जो शिखर है वो संकरे होंगे और इनकी ढलान काफ़ी खड़ी होगी। अगर मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊँ तो ये एक पर्वत का उदाहरण है, क्योंकि ये इसका आधार है, आधार आपको चौड़ा दिख रहा होगा। ये जो शिखर है ये शिखर संकरा है और इसकी आप ढलान देखिए, इसकी ढलान बिल्कुल खड़ी है। तो इस तरीके से ये जो 3-4 विशेषताएँ हैं वो पर्वतों की होती है, तभी जाके हम किसी भी स्थल रूप को पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। अब पर्वत से मिलता-जुलता एक और शब्द है पहाड़ी, जिसके साथ लोग अक्सर पर्वत को कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो पर्वत और पहाड़ी में थोड़ा-सा अंतर है। क्या अंतर है? समझते हैं। देखिए, जो पहाड़ी है, वो भी ऊँचा होता है अपने आस-पास की भूमि से, लेकिन वो पर्वत से कम ऊँचा होता है। ठीक बात है? लेकिन पहाड़ी जो है, उसकी ढलान जो है, वो पर्वत की तुलना में कम खड़ी होती है और पहाड़ी का जो शिखर होता है, वो पर्वत की तरह संकरा नहीं बल्कि गोल आकार का होता है। तो ये जो पहाड़ी है, ये पर्वत से थोड़ा-सा अलग है। हालाँकि ये भी हमारे पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला स्थल रूप ही है। पर्वत का ही इसको आप छोटा रूप मान सकते हैं, ठीक है? तो हम पर्वत के बारे में बात कर रहे थे। हमने देखा पर्वत क्या है, इसकी क्या विशेषता है। पर्वत से मिलती-जुलती एक और संरचना है पहाड़ी, उसके बारे में हमने बात की। फिर हम देखते हैं कि कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो बर्फ से ढके होते हैं, तो कुछ पे बर्फ नहीं होता है। उदाहरण के लिए ऐसे पर्वत जिनकी तुंगता यानी कि ऊँचाई, इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है? तो जिनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे पर्वतों के शिखर पर हमें हिम यानी बर्फ देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए आप एवरेस्ट को ले लीजिए। एवरेस्ट की ऊंचाई दुनिया भर के किसी भी पर्वत से ज़्यादा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका जो शिखर है, वहाँ पे जाके तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए वहाँ पे जो वर्षण है, वो वर्षण हिम के रूप में होती है। तो इसलिए उस पे हिम जम जाता है। तो कुछ पर्वत ऐसे हैं जो हिम से ढके हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो हिम से नहीं ढके हुए हैं। अब हिम से ढके हुए पर्वतों की विशेषता ये है दोस्तों कि इन्हीं पर्वतों के बर्फ के पिघलने से बहुत सारी हमें पर्वतीय नदियाँ देखने को मिलती है और ये नदियाँ धीरे-धीरे आकर इन्हीं नदियों के निक्षेपण से, इन्हीं नदियों में जो जलोढ़ है, उस जलोढ़ के निक्षेपण से हमें मैदान का निर्माण होता हुआ दिखेगा, जिसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूँगा। तो इन्हीं पर्वतीय नदियों का जो निर्माण है कैसे होता है? इन्हीं पर्वतों के ऊपर जो बर्फ जमे होते हैं, इन्हीं बर्फ के पिघलने से नदियों का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पे आप गंगा को देख सकते हैं, यमुना को देख सकते हैं। इन सब का निर्माण में बर्फ का पिघलना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
फिर आप देखेंगे दोस्तों कि जो पर्वत हैं वो अधिकांशतः आपको श्रृंखलाओं में अवस्थित दिखेंगे। श्रृंखलाओं कहने का मतलब कोई भी पर्वत इस तरीके से अकेला नहीं दिखेगा, आपको एक श्रेणी में दिखेगा। कोई पर्वत बड़ा तो कोई पर्वत छोटा, ये पूरी की पूरी एक श्रेणी होती है, इसी को हम श्रृंखला कहते हैं। तो पर्वत अक्सर आपको श्रृंखलाओं में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए आप हिमालय को लीजिए। हिमालय जो कि एशिया में पाया जा रहा है, हिमालय भी एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप में आप आल्प्स को देखें, ये भी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका में आप एंडीज को देखें, ये भी पर्वत श्रृंखला है। तो पर्वत अक्सर आपको श्रृंखलाओं में देखने को मिलते हैं। दुनिया के अगर हम कुछ प्रमुख पर्वतों की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है नाम आपको एवरेस्ट का। जो एवरेस्ट है दोस्तों, अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये नेपाल और तिब्बत के बीच में पाया जाता है। और एवरेस्ट को दुनिया भर में और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे हम तिब्बत में इसको चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं, नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जानते हैं। एवरेस्ट के अलावा कुछ प्रमुख पर्वतों में हमें कंचनजुंगा भी देखने को मिलता है, जो कि सिक्किम और नेपाल के बीच में अवस्थित है। फिर अकोंकागुआ है, जो कि दक्षिण अमेरिकी जो पर्वत श्रृंखला एंडीज है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। आपको पूर्वी अफ्रीका में किलिमंजारो देखने को मिलेगा। अब किलिमंजारो के बारे में एक खास विशेषता यह है कि ये किसी भी श्रृंखला से जुड़ी हुई नहीं है। मैंने आपको बताया कि पर्वत अक्सर श्रृंखलाओं में देखने को मिलते हैं, तो किलिमंजारो एक ऐसा पर्वत है जो किसी भी श्रृंखला से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर आपको ब्लांक पर्वत देखने को मिलेगा, जो यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। उसी तरीके से दक्षिण भारत में जो पश्चिमी घाट है उसमें अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कुछ प्रमुख पर्वत है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब पर्वतों की एक और विशेषता ये है दोस्तों कि कुछ पर्वत ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नवीन है। और नवीन कहने का मतलब कि ये 10 या 50 साल पहले के नहीं, बल्कि लाखों साल पहले के हैं। बाकी के जो पर्वत हैं जिनको हम प्राचीन पर्वत कहते हैं, ये करोड़ों साल पहले के बने हुए हैं। और हमारे देश में जो सबसे प्राचीन भूखंड है वो है अरावली। तो अरावली एक प्राचीन पर्वत है। और जो हिमालय है वो एक नवीन पर्वत है। हिमालय की नवीनता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक है। अरावली के बारे में हालिया जो कुछ महीने हैं उस महीनों में अरावली काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डिसीजन दिया, जिस डिसीजन में ये कहा गया कि अरावली में जितने भी 100 मीटर से ऊंचे जो पर्वत हैं उन्हीं को अरावली की श्रेणी का हिस्सा माना जाएगा। अब दोस्तों अरावली का बहुत ज्यादा महत्व है। अरावली का पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्व है। अरावली का जैव विविधता की दृष्टि से महत्व है। अरावली का हमारे जल पुनर्भरण की दृष्टि से महत्व है। अरावली का इस बात में भी महत्व है कि ये जो थार रेगिस्तान है, ये थार रेगिस्तान के गंगा के मैदानी भागों में प्रसार को रोकता है। तो अरावली का चूंकि महत्व बहुत ज्यादा है, और हालिया जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे पर्वत ऊंचे पहाड़ियों को ही अरावली का हिस्सा माना है, वो अरावली के 90% भागों का शरण कर देगी और इसे मानवीय गतिविधियों के लिए खोल देगी। तो इस वजह से जो अरावली है उसमें जो हमें पारिस्थितिक महत्व देखने को मिलता है उसका ह्रास हो जाएगा। और अरावली के इस ह्रास के कारण हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा और हमारे देश में एक पारिस्थितिक समस्या देखने को आपको मिलेगी। तो ये चीज आपको जानना चाहिए। अगर आपने इस विवाद के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इस विवाद के बारे में जाके जरूर पढ़ें। तो ये दोस्तों मैंने बात की आपसे पर्वत के बारे में। अब हम बात करते हैं पर्वतीय परिवेश के बारे में, यानी कि पर्वतों में किस तरीके का जीवन पाया जाता है, पर्वतों में किस तरीके के जीव पाए जाते हैं, पर्वतों में किस तरीके की वनस्पति पाई जाती है। तो पर्वतीय परिवेश में हम एक एक करके वनस्पति, जीव और जीवन, इन तीनों को अलग अलग हेडिंग्स के माध्यम से समझते हैं। पर्वतीय परिवेश में अगर हम वनस्पति की बात करें दोस्तों, तो आपको पर्वत की ढलानों पर यहाँ पे आपको पौधे देखने को मिलते हैं। और ये जो पौधे होते हैं ये शंकुधारी वर्ण होते हैं। अब ज्यादा ऊंचाई पर आप जाएंगे पर्वतों पर तो आपको मॉस और लाइकेन, जो कि वनस्पति के सबसे निम्नतम रूप है, वो आपको देखने को मिलते हैं। तो पर्वतों पर आपको कुछ शंकुधारी वन भी देखने को मिलेंगे और आपको मॉस और लाइकेन जैसे वनस्पति के निम्नतम रूप भी देखने को मिलेंगे। पर्वतों पर शंकुधारी वन जो पाए जाते हैं उसके पीछे का विज्ञान ये है कि शंकुधारी वन का की जो संरचना होती है वो इस तरीके से होती है कि अगर बर्फबारी हो तो इस शंकुधारी वन के ढलान से सारा बर्फ पिघलकर नीचे गिर जाए, वो इस वन के इस पौधे की पत्तियों पर जमा ना हो। क्योंकि अगर पौधे की पत्तियों पर बर्फ जमा हो जाएंगे तो ये पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे और फिर इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है, इसके पीछे का साइंस ये है कि जो शंकुधारी वन होते हैं ये अपने आप को बर्फबारी से बचाने के लिए, सारे बर्फ को अपने ऊपर से फिसला देने के लिए इनका जो आकार होता है वो शंकुधारी होता है। ठीक है। अगर हम जीव की बात करें
तो हिमालय के या फिर किसी भी पर्वतीय परिवेश में आपको बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं। आपको इस तस्वीर से अंदाजा लगेगा। इस तस्वीर को आप दोस्तों ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आपको कई जीव जंतु देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पेरेग्रीन फाल्कन देखने को मिलेगा, आपको हिमालयी तहर देखने को मिलेगा, फिर आपको ये पहाड़ी खरगोश है, ये गोल्डन ईगल है, फिर आपको कैनेडियन लिंक्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ ये याक है, आइबेक्स है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि भालू है, तेंदुआ है। तो ये सारे के सारे जानवर आपको पर्वतीय परिवेश में देखने को मिलते हैं। तो पर्वतीय परिवेश वनस्पति में और जीव इन दोनों में ही बहुत ज्यादा प्रचुर है। अगर हम पर्वत में जीवन की बात करें, तो जीवन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग आजीविका के लिए कई प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आजीविका के लिए कृषि का भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी वेदिका कृषि, जिसे हम सीढ़ी नुमा खेती के नाम से जानते हैं, जिसमें ज़मीन को इस तरीके से काटा जाता है ताकि जो पानी है वो ज़्यादा इस पे ठहर पाए, क्योंकि पहाड़ों पे जो ढलान है, ढलानों पे ही खेती हो सकती है। तो ज़ाहिर सी बात है, इन ढलानों पे अगर हम सीढ़ी नुमा आकार नहीं बनाएंगे तो पानी आसानी से बह जाएगा। तो पानी को बहने से रोकने के लिए सीढ़ी नुमा आकार में खेतों को काटा जाता है और इसे सीढ़ी नुमा आकार पे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है और हमें कृषि होती हुई दिखती है, और इस प्रकार की कृषि को हम वेदिका कृषि कहते हैं। आजीविका के दूसरे साधन के रूप में यहाँ पे पशुपालन भी किए जाते हैं, और साथ ही साथ जो पर्वतीय परिवेश होते हैं वहाँ पे आपको प्राकृतिक परिदृश्य बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है, जो कि दुनिया भर के पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। उदाहरण के तौर पे आप नैनीताल ले लीजिए, उदाहरण के तौर पे आप शिमला ले लीजिए, उदाहरण के तौर पे आप मनाली ले लीजिए। ये सारे ऐसे पर्वतीय प्रदेश हैं जहाँ पे पर्यटन बहुत ज़्यादा अच्छे से फल फूल रहा है हमारे देश के अंदर। तो पर्यटन भी यहाँ पे आजीविका का एक साधन है। अब ऐसा नहीं है कि पर्वतीय परिवेश में सिर्फ अच्छी बातें ही हैं। पर्वतीय प्रदेश में आपको आकस्मिक बाढ़ की समस्या देखने को मिलेगी। पर्वतीय प्रदेश में आपको भूस्खलन की समस्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको हिमस्खलन देखने को मिलेगा, जिसको हम एवालांच कहते हैं, है ना? साथ ही साथ पर्वतीय प्रदेश में आप अक्सर बादल फटने की घटना के बारे में सुनेंगे। तो ये कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जो पर्वतीय प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अलग-अलग स्थल रूप में क्या-क्या अवसर हैं। अवसर हमने देखा कि यहाँ पे हम वेदिका कृषि कर सकते हैं, यहाँ पे पर्यटन के अवसर हैं, यहाँ पे पशुपालन के अवसर हैं। साथ ही साथ अलग-अलग स्थल रूप की चुनौतियाँ के बारे में भी मैंने मैंने बोला था आपको कि मैं आपसे बात करूँगा। तो चुनौतियाँ क्या है कि यहाँ जो जीवन है, उस जीवन में कई बार आकस्मिक बाढ़ की समस्या हमें देखने को मिलती है, भूस्खलन की समस्या देखने को मिलती है, हिमस्खलन की समस्या देखने को मिलती है, बादल फटने की घटना देखने को मिलती है। तो ये कुछ अवसर हैं और कुछ चुनौतियाँ हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो आपको दोस्तों दिख रहा है स्लाइड, इस स्लाइड में जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके बुक में दिया हुआ था, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। यहाँ पे बछेंद्री पाल के बारे में बताया गया है, जिन्होंने बहुत ही कम आयु में पहाड़ों पे चढ़ना शुरू कर दिया था, और उसके बाद माफ कीजिएगा, इन्होंने 1984 में एवरेस्ट पर ये चढ़ गई और पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल उनका नाम था, और इनको इन इस देखेंगे इसके लिए इनको पद्मश्री भी 1984 में मिला। 2019 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। उसी तरीके से अरुणिमा सिन्हा जो कि 22 वर्ष की थी, इन्होंने अपना एक पैर किसी दुर्घटना में गंवा दिया था। तो बछेंद्री पाल ने इनको काफ़ी प्रोत्साहन दिया। ये भी पर्वत चढ़ना चाहती थी, तो इनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलने के बाद इन्होंने 2013 में भी इन्होंने भी एक ही पैर पे एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने अंटार्कटिका के विंसन गिरिशरिंग सहित बहुत सारे महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की, और इनकी उपलब्धियों के लिए इनको भी 2015 में आप देखेंगे पद्मश्री से नवाजा गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों हमने बात कर ली पर्वतों के बारे में। अब हम अपने स्थल रूप के दूसरे प्रकार जो कि है पठार, हम उसके बारे में बात करेंगे कि पठार क्या होते हैं, पठार की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, पठार ऐसी स्थलाकृति होती है जो अपनी आसपास की भूमि से ऊंची तो होती है, लेकिन इनकी सतह आप देखेंगे चपटी होती है। अब भूमि से ऊंची होने का मतलब ये पर्वत जितने ऊंचे नहीं होंगे। हालांकि कुछ ऐसे पठार हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, लेकिन सामान्यतः आपको देखने को मिलेगा कि जो पठार होते हैं ये अपने आसपास की भूमि से ठीक ठाक ऊंचे होते हैं बस। अब पठार का सबसे अच्छा उदाहरण आपको तिब्बत का पठार देखने को मिलेगा, जिसको विश्व की छत भी कहते हैं। विश्व की छत इसको इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। इसकी ऊंचाई आप देखेंगे 4500 मीटर है, और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 2500 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। ये लंबाई दोस्तों आप इसको विश्वास नहीं करेंगे, हमारे देश में जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर से जो कन्याकुमारी हमारे देश में दक्षिणतम छोर है, वहां तक की दूरी हो जाती है। तो इतना लंबा ये तिब्बत का पठार आपको देखने को मिलेगा।
पठारों की विशेषता ये है कि यहाँ खनिजों के बहुत ज़्यादा स्रोत पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे पूर्वी अफ्रीका का जो पठार है वहाँ पे सोने और हीरे की खानें आपको देखने को मिलेंगी। छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पे आपको लोहा, मैंगनीज और भी बहुत सारे खनिजों के भंडार देखने को मिलेंगे। तो चूंकि पठारों में खनिजों के प्रचुर स्रोत पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रमुख आर्थिक गतिविधि के रूप में आपको खनन देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर हम पठारों के परिवेश की बात करें, तो पठारों के परिवेश में आपको आर्थिक गतिविधि के तौर पे एक तो कृषि देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो पठार होते हैं उनकी जो सतह होती है वो चट्टानी होती है। तो चट्टानी सतह पे कृषि करना बहुत ही दुष्कर होता है और चट्टानी सतह की जो भूमि होगी, जो मृदा होगी, माफ कीजिएगा, वो मृदा भी बहुत कम उपजाऊ होती है। तो यहाँ पे कृषि प्राथमिक गतिविधि नहीं है और यहाँ पे प्राथमिक गतिविधि क्या होगी? खनन, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिजों के भंडार हैं, बहुत सारे सोने के भंडार हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसे पठार होते हैं जो कि चट्टान के बने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पठार होते हैं जो ज्वालामुखी से बनते हैं। उदाहरण के तौर पे आप दक्कन का पठार ले लीजिए। ये जो दक्कन का पठार है, ये आप देखेंगे कि जब बहुत लंबे साल पहले जब हम दक्षिणी गोलार्ध में थे, हम पैंजिया का हिस्सा थे, तो जो हमारा भारतीय भूखंड है वो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तर पूर्व की दिशा में ट्रैवल करते हुए अभी अपने वर्तमान स्वरूप में, इस स्वरूप में यहाँ पे आपको दिखेगा। तो जब ये यात्रा भारत का भूखंड कर रहा था, तो उस समय एक हॉटस्पॉट हुआ करता था। हॉटस्पॉट एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से लगातार लावा का जो है वो रिसाव होता रहता है। तो एक हॉटस्पॉट हुआ करता था जिसको हम रियूनियन हॉटस्पॉट कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इस रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से जब ये भारतीय भूखंड होकर गुजर रहा था, तो उसी दौरान आपको जो दक्कन का पठार है उसका निर्माण देखने को मिलता है। तो चूंकि दक्कन का पठार ज्वालामुखी के लावा से बना है, तो इस वजह से इस जब ज्वालामुखी के लावा का धीरे धीरे अपरदन होता है, तो इससे जो मिट्टी बनती है हम उसको काली मिट्टी कहते हैं। और ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है और इस वजह से काली मिट्टी का दूसरा एक नाम है रेगुर। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और काली मिट्टी जो कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा कि जो पठार है वहां पे आपको कृषि प्राथमिक गतिविधि के तौर पे नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसे पठार जो कि ज्वालामुखी क्रिया से बने हैं वहां पे आपको कृषि संभव दिखती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दक्कन का पठार। ठीक है। फिर आपको पठार में प्रचुर प्राकृतिक भूदृश्य भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि जलप्रपात बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अगर हम कुछ प्रमुख जलप्रपात की बात करें, तो आपको विक्टोरिया जलप्रपात देखने को मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पे। ठीक है। फिर आपको हुंडरू जलप्रपात देखने को मिलेगा सुवर्ण रेखा नदी पे, जो भारत में है। फिर आपको जोग जलप्रपात देखने को मिलेगा शरावती नदी पे, जो कि पश्चिमी घाट की नदी है। और फिर एक नोकलाकाई जलप्रपात है जो कि मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे प्राकृतिक भूदृश्य हमें पठारों में भी देखने को मिलते हैं और इसलिए ये भी थोड़े बहुत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और यहाँ पे भी पर्यटन एक छोटा सा आर्थिक गतिविधि है। ठीक है। तो ये हमने पठार के बारे में बात की। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं हमारे स्थल रूप के तीसरे स्वरूप मैदान के बारे में। दोस्तों, मैदान क्या होते हैं? मैदान एक ऐसी स्थलाकृति है जिसका धरातल एकदम सपाट होगा या फिर तरंगित होगा। तरंगित कहने का मतलब कि जिसका धरातल या तो बिल्कुल इस तरीके से सपाट होगा या फिर तरंगित होगा। तो अगर हम मैदान में के ऊंचाई की बात करें, तो इसकी अधिकतम ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर हो सकती है। दोस्तों, ये जो मैदान है इसका निर्माण हमारे नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से होता है। मैंने आपको बताया कि जब पर्वतों के ऊपर से नदियां ऐसे नीचे बहती हैं, तो ये नदियों के द्वारा इन पर्वतों को काटा छाटा जाता है और ये पर्वतों के इन सारे कटे छटे भाग को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। और जब धरातल समतल होता है, तो नदियों की जो ढाल है वो कम हो जाती है, नदियों का बल कम हो जाता है। इस वजह से नदी जो है अपना भार, जो कि जलोढ़ होता है, उस भार को इन्हीं धरातलों पर निक्षेपित कर देती है। तो इसी जलोढ़ के निक्षेपण से इन मैदानों का निर्माण हुआ है। हालांकि इस मैदान के निर्माण के बारे में, इस अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के बारे में मैं आपसे आगे क्लास 8 की ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। बस यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है। अब देखिए, चूंकि इनका निर्माण जलोढ़ से हुआ है, इसलिए ये बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। और चूंकि ये उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पे मुख्य व्यवसाय आपको कृषि देखने को मिलता है, क्योंकि कृषि के लिए उपजाऊ भूमि सबसे पहली जरूरत है। उसके अलावा आपको मैदानों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी देखने को मिलेंगे। इसका मतलब कि मैदानों में विविधता, चाहे वो पौधों की हो चाहे वो जंतुओं की हो, आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ मैदान जो कि समतल है,
मैदान पे बहुत सारे विविध वनस्पति पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए मैदानों पे सभ्यताओं का विकास बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए तो हम मैदानों को सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। अगर हम मैदानी जीवन की दोस्तों बात करें, तो जो मैदानी जीवन है उसमें आपको मुख्य व्यवसाय कृषि देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको मत्स्य पालन भी देखने को मिलता है। कृषि आप देखेंगे मैदानी भागों में मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है, लेकिन हाल के वर्षों में आपको सिंचाई में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है और इसकी वजह से हमारे पृथ्वी के ऊपर जो भूजल स्तर है, उस भूजल स्तर में भी गिरावट देखने को हमें मिलती है। आप देखेंगे कि मैदान में चूंकि भूमि मृदा उपजाऊ होती है, भूमि नहीं मृदा उपजाऊ होती है, इस वजह से हमें फसलों में विविधता भी देखने को मिलती है और विविधता इस स्वरूप में देखने को मिलती है कि हम खाद्य फसल भी उगाते हैं, रेशेदार फसल भी उगाते हैं और नकदी फसल भी उगाते हैं। तो दोस्तों, मैदानी जीवन में ये सारे जो है वो अवसर हैं, लेकिन मैदानी जीवन की मुख्य समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं? तो आप देखेंगे कि चूंकि मैदानी जीवन जो माफ कीजिएगा जो मैदान है वो जनसंख्या प्रवास के लिए या मानवों के निवास करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त स्थल रूप है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या का निवास बहुत ज्यादा होता है और जनसंख्या जो है हाल के वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ी भी है, तो मैदानी भागों में बढ़ती जनसंख्या एक समस्या है। इसके अलावा प्रदूषण दूसरी समस्या है और प्रदूषण किस हद तक है, अगर आप दिल्ली में रह रहे होंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो कि मैदान के स्थल रूप से जुड़ी हुई है और ये कुछ अवसर हैं जो कि मैदान में हमें देखने को मिलते हैं। अब इन तीनों के अलावा यानी कि पर्वत, पठार और मैदान, इन तीनों के अलावा आपको एक और स्थलाकृति देखने को मिलेगी, एक और स्थल रूप देखने को मिलेंगे जिसको हम मरुस्थल के नाम से जानते हैं। मरुस्थल दोस्तों दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो गर्म मरुस्थल जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और एक ठंडा मरुस्थल जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। गर्म मरुस्थल का सबसे अच्छा उदाहरण है अफ्रीका का सहारा और हमारा भारत का थार। वहीं ठंडा मरुस्थल का सबसे अच्छा उदाहरण है लद्दाख और गोबी। ठीक है। मरुस्थल दोस्तों एक ऐसा स्थल रूप होता है जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, जहाँ पे वनस्पति बहुत कम होती है, क्योंकि वनस्पति और वर्षा इन दोनों का सीधा सीधा संबंध है। और फिर वर्षा बहुत कम होगी, वनस्पति न्यूनतम होगी, तो वहाँ पे जो है जीव वो भी विशिष्ट प्रकार के जीव ही पाए जाएंगे। ऐसे जीव वहाँ पे पाए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर पाएंगे। ऐसे जीव वहाँ पे पाए जाएंगे जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत हो। ऐसे जीव वहाँ पे पाए जाएंगे जो कि बालू में चल सकते हों। तो जाहिर सी बात है, इससे ये पता चलता है कि जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जीव जंतु हैं वो अनुकूलन करते हैं। और अनुकूलन का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पठार हो, चाहे वो मैदान हो, इन तीनों भागों में ही, इन तीनों स्थल रूपों में ही मानव ने जीवन जीने के साधन विकसित कर लिए हैं। इन तीनों स्थल रूपों के अनुसार मानव ने अपने आप को अनुकूलित किया है और साथ ही अपनी ज़रूरत के अनुसार इन तीनों स्थल रूपों को भी अनुकूलित किया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मरुस्थल के बारे में हमने कुछ बात की। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपसे कुछ प्रमुख श्रृंखलाओं के बारे में जो बात की, कुछ पठारों के बारे में बात की और जो मैदानों के बारे में बात की, आप उसको इस मैप से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो कलर है, ये कलर आपको पठार दर्शाता है, ये आपको यहाँ पे तिब्बत में देखने को मिलेगा। फिर आपका ये पूर्वी अफ्रीका का ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये पैटागोनियन का पठार है ना? इसके साथ-साथ आप देखेंगे नदियों के मैदान जो हैं वो इस कलर से दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे आपको नदियों के मैदान देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फिर सिंधु गंगा का मैदान है। इसके अलावा यहाँ पे अफ्रीका में नील नदी का आपको मैदान देखने को मिलेगा। दक्षिणी अमेरिका में आपको अमेजन का मैदान देखने को मिलेगा। फिर आपको उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी का मैदान देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो आपको उत्तरी अमेरिका में ये रॉकीज पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। दक्षिणी अमेरिका में आपको एंडीज देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो एटलस है ये अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। आपको यूरेशिया में यूराल देखने को मिलेगा। आपको इधर एशिया में आपको हिमालय देखने को मिलेगा। तो ये सारे कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसको आप अपने विश्व के मानचित्र पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो सेशन था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा होगा। आपने अलग-अलग स्थल रूपों की विशेषताओं को समझा, आपने अलग-अलग स्थल रूपों में किस प्रकार का जीवन पाया जाता है, उसको समझा और उन स्थल रूपों में क्या-क्या चुनौतियाँ आती है, उसको समझा। अब ये जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये प्राचीन समय में जो संगम कविता है, संगम काल में बहुत सारी कविताओं की रचना की गई थी, तो उसी कविता में
जो अलग-अलग प्रकार के स्थल रूप हैं, उनके बारे में बताया गया है। अभी जैसे कि मैंने आपसे पर्वत, पठार और मैदान के बारे में बात की, उसी तरीके से तमिल की संगम कविता में 5 प्रकार की जो दृश्य भूमि है, जो स्थल रूप है, उसके बारे में बताया गया है। पहला है कुरिंजी, जो पर्वतीय क्षेत्र को कहा जाता था। दूसरा है मुल्लाई, जो कि घास के मैदान और वन होते थे। तीसरा है मरुदम, जो उपजाऊ कृषि के मैदान होते थे। चौथा है नेदल, जो कि तटीय क्षेत्र होता था। और पांचवा है पाले, जो कि शुष्क या मरुस्थल जैसे प्रदेश होते थे। अब अगर इन दृश्य भूमियों को आप देखें और इनमें जो व्यवसाय अपनाए गए हैं उनको देखें, तो आप इन दोनों के बीच में बिल्कुल सीधा संबंध पाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वहां पे शिकार एक प्रमुख व्यवसाय बन जाता है। लोग पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों से संग्रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं घास के जो मैदान है, वहां पे चूंकि चारा की उपलब्धता बहुत ज्यादा होती है, तो चारा की उपलब्धता होने की वजह से वहां पे पशुपालन आसानी से हो जाता है। वनों में लोग अपने पशुओं को ले जाके चरा सकते हैं। जब उपजाऊ कृषि के मैदान होंगे तो वहां पे खेती आसानी से की जा सकती है। तटीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि पानी की जो बहुतायतता होती है, उसकी वजह से वहां पे मत्स्य पालन आसानी से किया जा सकता है। और जब मत्स्य पालन होगा तो उस जो भी मछली हमने पकड़ी है, उस मछली को अगर हम पूरा नहीं खपा पा रहे हैं, अगर हमारे पास मछलियों का अधिशेष है, तो उस अधिशेष को बेचने के लिए हम समुद्री यात्रा करेंगे और एक जगह से दूसरी जगह पे जाके हम उस मछलियों को बेचेंगे। तो तटीय क्षेत्र में आपको मत्स्य पालन और समुद्री यात्रा देखने को मिलेगी। फिर शुष्क और मरुस्थल जैसे प्रदेशों में लोग आपको घुमंतू देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक ही जगह पे उनको अपनी जीविका के सभी साधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो वो मरुस्थल जैसे प्रदेशों में एक जगह से दूसरी जगह अपने जीवन यापन करने के लिए घूमते रहते हैं। और जब वो घूमते हुए किसी दूसरे मान लीजिए कि किसी दूसरी जनजाति के इलाके में चले गए, तो वो उनसे फिर युद्ध भी होगा। तो शुष्क और मरुस्थल जैसे प्रदेश में घुमंतू और युद्धरत लोग रहते थे। तो इससे आपको ये पता चल रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे इसलिए दिया है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि हमारा स्थल रूप का और उस स्थल रूप में पाए जाने वाले जीवन का बिल्कुल सीधा सीधा संबंध होता है, जिसके बारे में इस पूरे चैप्टर में मैंने आपसे बात की। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए लाभदायक रहा। आप इस सेशन से बहुत सारी बातें जानकर जा रहे होंगे। और ये जो है हमारे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के क्लास 6 का आखिरी चैप्टर था ज्योग्राफी का, ठीक है। अब मैं आपसे पॉलिटी का जो एनसीईआरटी की बुक है उसको डिस्कस करूंगा, उसके जितने भी चैप्टर्स हैं उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।